Hello students, welcome to the D Chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss aldehyde, ketone and carboxylic acids. तो वीडियो के इस पार्ट में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। कुछ आपके नेम्ड रिएक्शन है, जैसे आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो एक चीज़ आपको बता दें कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की वो डिस्कस की थी। जो आपकी रेस्ट पार्ट है रिएक्शंस का वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है या कैनिज़ारो रिएक्शन है, ये आपकी अल्फ़ा हाइड्रोजन से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर आज हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस कार्बोनिल ग्रुप के बाद में जो पहला कार्बन आता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर रखा है। ये वाला जो कार्बन है आपका, ये अल्फ़ा कार्बन है और इससे जो भी हाइड्रोजन आपके जुड़ेंगे वो सब अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का इसमें क्या मतलब है। तो एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है या अल्फ़ा हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी आपकी रिएक्शन है वो बेस के प्रेजेंस में होते हैं और बेस हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को ही एब्जॉर्ब करता है, उस पर अटैक करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी एक बनता है आपका कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है आपका वो एसिडिक नेचर का होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जो आपका ये पूरा सिस्टम है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बेस जब इस पर अटैक करता है तो बेस इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन अल्फ़ा कार्बन को देकर बाहर निकल जाता है। अब अल्फ़ा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इस पर ट्रांसफ़र होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होते हैं तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दो आपके जो स्ट्रक्चर हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और जो एसिडिक नेचर है अल्फ़ा हाइड्रोजन का वो रेजोनेंस की वजह से है। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है जो आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन के एडजेसेंट है उसमें दोनों एक दूसरे के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो सिंपली इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो अल्फ़ा हाइड्रोजन से रिलेटेड हैं वो आपका पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें केवल वही आपके एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको कोई मल्टीपल चॉइस में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, उसमें सेलेक्ट आउट करना हो कि विच वन इज़ अंडर गोइंग एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको सबसे पहले उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करने हैं जो कि कार्बोनिल ग्रुप के बाद में जस्ट कार्बन से अटैच होंगे। अगर हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगोइंग अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट एल्कली का मतलब है बेस, ठीक है, एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डोल इसका नेम है। जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसी को एल्डोल बोलते हैं या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी आया है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी आया है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन में से जो भी आप लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपका एल्डोल बनेगा। अगर आप एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल बनेगा और अगर कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन टाइप का एल्डोल बनेगा। तो यहाँ पर इसको कीटोल भी बोलते हैं क्योंकि कीटोन के केस में कीटोल और एल्डिहाइड के केस में एल्डोल। विच अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन, ये जो आपके बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं ये डिहाइड्रेशन के थ्रू तुरंत अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म करते हैं। इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बोलते हैं। तो ये आपका जो रिएक्शन है इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब आपको बता दें ये जो एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ठीक है, एक एल्डिहाइड का है, कीटोन का है। इसमें एल्डोल जो है वर्ड, ये इसका मतलब क्या है, एब्रीविएशन क्या है। देखिए एल्डोल में जो ये एल्डोल वर्ड है एल्डिहाइड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ देख सकते हैं एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का ऑल, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके एल्डोल आता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जब लेते हैं तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। इसको चाहें तो लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसका डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ ब्यूट 2 इन L,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अल्फ़ा पोजीशन है, ये कार्बन, और ये कार्बन आपका बीटा पोजीशन है। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड है CHO, या फिर इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्डोल नहीं बोल सकते हैं। अब बात आती है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है या फिर एल्डोल रिएक्शन है वो क्या है। कभी कभी एल्डोल रिएक्शन आता है तो आपको पूरा रिएक्शन नहीं देना होता है, ठीक है, केवल आपको यहाँ से यहाँ तक ही रिएक्शन देना होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एल्डोल रिएक्शन, तो एल्डोल रिएक्शन केवल यहाँ से यहाँ तक है, एल्डोल का फॉर्मेशन, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। और अगर उसका डिहाइड्रेशन हो गया एल्डोल का, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका हुआ है, यानी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड टू एल्डोल कंडेंसेशन या फिर आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यहाँ तक ये पूरा आपका जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रिएक्शन है ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, और यहाँ से यहाँ तक जो आपका रिएक्शन होता है ये आपका एल्डोल रिएक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एल्डोल रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम्स में तो केवल यहाँ तक मेंशन करेंगे, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है तो फिर आप यहाँ तक आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रोडक्ट को एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है कीटोन। कीटोन के केस में अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो बेटर यील्ड मिलता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। यहाँ पर डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हैं। तो कीटोन के केस में देखिए क्या है, यहाँ पर कीटोल बनता है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे कि यहाँ पर एल्डिहाइड के केस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा था। तो देन उसके बाद में इसका भी डिहाइड्रेशन होता है, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड आया है बीच में, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये आपका कीटोन है, यहाँ पर एल्डिहाइड बना था। तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अभी तक जो भी आपने 2 एग्जाम्पल देखे हैं इसमें आपके कार्बोनिल कंपाउंड थे, एल्डिहाइड और कीटोन्स पर ही केवल ये होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता ही है, ठीक है, उन्हीं पर आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि ये जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, कीटोन लें या फिर एल्डिहाइड लें, दोनों के केसेस में केवल एल्डोल ही लिखा जाता है। इसका रीज़न क्या है, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में सिमिलरिटी होती है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कॉमनली एल्डोल कंडेंसेशन ही बोल देते हैं, इसको कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोला है, इसमें एल्डिहाइड था, बट इसको कीटोन होने की वजह से कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं, इसको भी एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है द जनरल नेम ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन स्टिल अप्लाइज टू द रिएक्शंस ऑफ कीटोन ड्यू टू द सिमिलरिटी विद एल्डिहाइड, यानी कि जो आपका कीटोन है वो एल्डिहाइड से सिमिलरिटी शो करता है, इस वजह से दोनों को एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से इनको देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इनसे बहुत सारे मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है मैकेनिज़्म। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं कैसे होता है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट जो आपका है वो सबसे पहले डीप्रोटोनेशन होता है, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो आपका बेस से रिएक्ट करके बाहर निकल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इससे प्रीवियस जो हमने आपको एग्जांपल्स मेंशन किए थे उसमें डाइल्यूट NaOH हमने लिया था इन केस ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अभी हम एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का मेंशन करेंगे स्टेप फर्स्ट में, और उसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देखिए तीनों आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन से अटैच हैं। तो तीनों में से किसी को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, डीप्रोटोनेट कर सकते हैं। तो ये जो OH नेगेटिव आया है ये NaOH का है, बेस का है, ये पहले इस पर अटैक करता है, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एस्पेक्ट कर लेता है। जब ये इस पर अटैक करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही इस पर अटैक करता है और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शॉर्ट है इसके कंपैरिजन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर थ्रो करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को यहाँ ट्रांसफ़र करने का ट्राई करता है। देन जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं उसके बाद में ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर टेंड कर जाते हैं, चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका एक आयन बनता है। यहाँ पर इनोलेट आयन की हम बात कर रहे थे, स्टेप फर्स्ट जो है आपका उसमें इनोलेट आयन बनता है, ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड का। तो ये आपका इनोलेट आयन है, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इसलिए इसका फॉर्मेशन होता है इसमें। और देखते हैं स्टेप सेकेंड जो है आपका उसमें क्या है। स्टेप सेकेंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है
इनोलेट आयन का। देखिए यहाँ पर हमने अभी एक मॉलिक्यूल लिया था, आपने प्रीवियस जो रिएक्शन अभी देखा था उसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल मेंशन किए थे, ठीक है। कंडेंसेशन 2 मॉलिक्यूल्स का होता है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का पहले इनोलेट आयन फॉर्म होता है, फिर वो जो इनोलेट आयन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, या एडिशन के थ्रू एक एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेप सेकेंड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ इनोलेट टू द अदर कार्बोनिल ग्रुप। अदर कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है अदर कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये जो इनोलेट आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ था इसमें जो नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन है ये यहाँ पर अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पर। ये आपका कार्बन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिव कार्बन है, तो इस पर अटैक करता है। देन उसके बाद में जब ये अटैक करता है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तुरंत ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये स्पीसीज फॉर्म होती है, ठीक है। एक आपका एनायन बनता है एज इंटरमीडिएट, उस पर प्रोटोनेशन होता है, तो प्रोटोनेशन के थ्रू आपका एक एल्डोल बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन को हमने इस कार्बन से अटैच किया, इस कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन लगे थे, ठीक है, ये आपके 2 कार्बन हैं, और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत आसान है इसका, इसमें मैकेनिज्म बहुत आसान है। तो ये आपका इससे अटैच होता है, और बाकी जो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है आपका वो सेफ रहता है। अब यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आता है, ये चार्ज स्पीसीज है, ये अनस्टेबल होती है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर प्रोटोनेशन करती है। तो यहाँ पर ये प्रोटोनेशन जो आपका H+ है ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो ये आपका एल्डोल बन जाता है। इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एल्डोल बन गया है फिर उसका डिहाइड्रेशन होता है, तो ये आपका जो स्टेप 3 है इसमें डिहाइड्रेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल का। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एल्डोल फॉर्म हुआ है इसमें जो आपका एक बीटा एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इससे जो भी आपके हाइड्रोजन जुड़े हैं वो एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर देना और H+ बनकर बाहर निकल जाना। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक, इसको हमने यहाँ पे दिखाया, आप चाहें तो इसको भी यहाँ दिखा सकते हैं। इन दोनों में से जैसे यहाँ पे हमने इसको दिखाया है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और H+ बनकर बाहर चला जाएगा। साथ में जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इधर को शिफ्ट होंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, यानी कि ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, OH- बनकर ये बाहर चला जाएगा, यहाँ से H+ बनकर बाहर चलेगा, दोनों कंबाइंड होके H2O बनाते हैं। तो यहाँ से ओवरऑल H2O बाहर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से हाइड्रोजन और OH रिमूव हुआ है उन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गया है और यहाँ से आपका OH ग्रुप गया है, तो इस केस में यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, यहाँ पे देखिए इससे आपका हाइड्रोजन गया था, इससे आपका OH गया था, तो दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड आपका आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोलेंगे क्योंकि आपका ये CHO ग्रुप है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 3 स्टेप में आपकी मैकेनिज्म है। पहला स्टेप आपका इनोलेट का फॉर्मेशन करता है, दूसरा स्टेप आपका वही इनोलेट आयन आपका दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल्स पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, जिसके थ्रू आपका एल्डोल बनता है, और फिर वो एल्डोल जो है वो उसका डिहाइड्रेशन होता है और वो आपका फाइनली एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना देता है। अब देखिए अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर मैकेनिज्म कीटोन वाली अगर आपको मेंशन करनी हो तो यहाँ पर बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ हमने एल्डिहाइड लिया था, यहाँ पर आप CH3 अटैच करके बिल्कुल सेम वे में आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसी भी तरफ से आप उसको डिप्रोटोनेट कर सकते हैं। और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी उसमें जैसे एल्डिहाइड में था वैसे ही आपका कीटोन के केस में भी होता है, और डिहाइड्रेशन आपका सिमिलर वे में होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे यहाँ पर भी होगा। और कीटोन के केस में आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर यहाँ जो आपका CHO बन रहा है इसकी जगह पर COCH3 बनेगा, यानी कि यहाँ पर कीटोन रहेगा, एल्डिहाइड नहीं रहेगा। तो नोट कर लीजिए इसको और समझ लीजिए।
नेक्स्ट आपका है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है उसमें ये देखा है आपने कि जो एल्डिहाइड या कीटोन आपके कंसीडर किए गए हैं रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए थे वो आपके सेम टाइप के थे, ठीक है, या तो दोनों एल्डिहाइड थे या दोनों कीटोन थे। अब यहाँ पे हम ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे जहाँ पर एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, ठीक है, या अगर दोनों एल्डिहाइड भी हैं तो उनमें जो ऑर्गेनिक चैन है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं आपके वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह जब कोई आपका एल्डोल कंडेंसेशन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड से कीटोन के बीच में कैरीड होता है, टेक्स प्लेस होता है, मतलब रिएक्शन होता है, तो उसे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में है उसमें जो आपके एल्डिहाइड कीटोन लिए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, या तो एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन, या फिर आपके दो अगर एल्डिहाइड हैं तो दोनों डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के होंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला एग्जांपल हमने मेंशन किया है कि क्रॉस एल्डोल के केस में ऐसा हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके कंसीडर किए गए हैं उनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही में अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। अगर दोनों में होंगे तब भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अगर एक ही में है तब भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पर पहला केस आपका है ऐसा जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक को हमने मॉलिक्यूल ए लिखा है, दूसरे को हमने मॉलिक्यूल बी लिखा है। देखिए ए में यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है इसके पास में हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस केस में क्या होता है आपके 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 4 एल्डोल्स बनते हैं। कैसे? 2 आपके सेल्फ एल्डोल होते हैं। सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है जो आपके सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने। देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ये है अगर इसी का इनोलेट आयन इसी पर अटैक कर दे तो आपका ये बनेगा, ठीक है। सेल्फ का मतलब होता है उसी मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन। अभी हमने प्रीवियसली आपको एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया है, तो उसी के बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है अगर इसी से हम इनोलेट जनरेट करें और इसी पर अटैक कराएं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब चूंकि उसी का इनोलेट था, उसी मॉलिक्यूल का इनोलेट था, उसी पर उसने अटैक किया तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सेल्फ एल्डोल का मतलब है उसी के इनोलेट से उसी पर अटैक के द्वारा बने। और दूसरा आपका जो सेल्फ एल्डोल है वो इसके थ्रू बनेगा। यहाँ पर जो बी मॉलिक्यूल है, बी एल्डिहाइड है, इसी का इनोलेट जनरेट करें, ठीक है, इसका इनोलेट जनरेट करके हम इसी पर अटैक कराएं, इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कराएं तो जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट होगा। इसको हम कहेंगे कि ये आपका बी मॉलिक्यूल से कंडेंसेशन से बना हुआ है। नेक्स्ट 2 आपके ऐसे प्रोडक्ट और बनेंगे जो कि क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होंगे, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनोलेट्स आयन से बनेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट आपका बना है, इसमें इस मॉलिक्यूल पर इसके इनोलेट ने अटैक किया है तो ये आपका बना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल ए विद इनोलेट ऑफ बी, यानी कि जो बी का इनोलेट है इस पर अटैक करेगा तो ये आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट आपका है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल बी विद इनोलेट आयन ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर जो आपका ए का इनोलेट है अगर इस पर अटैक करता है तो वो वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनली जो आपका रिएक्शन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन ऐसा अगर है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके यूज़ किए गए हैं दोनों में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके 4 एल्डोल बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और 4 में से आपके 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट होते हैं, 2 आपके क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी, उसके थ्रू आप इन सबको इनकी भी मैकेनिज्म आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो कि आपके एल्डोल कंडेंसेशन से ही मिलती जुलती है। नेक्स्ट जो दूसरा केस है आपका अगर किसी एक ही में आपका अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ जो कार्बन की वैलेंसी हैं चारों बैलेंस हो जा रही हैं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट इसमें देखिए यहाँ पर CH3 है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन अल्फा हैं, तो यहाँ पर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है। अब भी यहाँ पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा और इसमें केवल आपका एक ही एल्डोल बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 केसेस हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, और बेसिक जो इसमें डिफरेंस है वो यही है आपका कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो आपका सिमिलर टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बीच में होता है, और क्रॉस एल्डोल जो रिएक्शन है वो आपका डिफरेंट काइंड ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन के बीच में होता है। उसमें ऐसा भी हो सकता है एक एल्डिहाइड हो दूसरा कीटोन हो, ठीक है, या अगर दोनों एल्डिहाइड हैं तो दोनों जो एल्डिहाइड हैं उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, और अगर दोनों कीटोन हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिफरेंस हो सकता है। तो इतने सारे केसेस आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हो सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी केमिकल रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पे
थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें ऐसे एल्डिहाइड्स को कंसीडर किया जाता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर देखिए कोई भी चीज़ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, उसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे डिसप्रपोजिनेशन हो रहा है, डिसप्रपोजिनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद एल्कली। देखिए यहाँ पर जो आपका कैनजारो रिएक्शन है, इसमें ऐसे एल्डिहाइड्स लिए जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, साथ में इनको ऐसे कैटलिस्ट से ट्रीट करते हैं जिनमें आपका कंसनट्रेट एल्कली है, कंसनट्रेट बेस के प्रेजेंस में ये होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एल्डोल कंडेंसेशन थे उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो आपके एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड जो है आपका, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सी है आपका, यही आपका कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है और उसके बाद में फर्दर कोई भी कार्बन इसमें नहीं है। इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसको कंसनट्रेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो एक जो आपका फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल में। और एक जो दूसरा इसमें एल्डिहाइड है वो आपका पोटेशियम फॉर्मेट बना लेता है, या यूँ कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट बना लेता है। साल्ट का मतलब देखिए यहाँ पर तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप लिए हैं तो यहाँ पोटेशियम साल्ट फॉर्म होगा आपका, और अगर आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम साल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। तो एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। एक का रिडक्शन अल्कोहल में होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसा हाइड्रोजन नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है, इसके बाद जस्ट ये एडजेसेंट कार्बन है, अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पर उसकी जो तीनों वैलेंसी हैं वो कार्बन से ही बैलेंस हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। कंसनट्रेट NaOH से इसको ट्रीट करते हैं तो एक आपका बेंजाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इसमें रिड्यूस हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बनता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम साल्ट है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया तो सोडियम बेंजोएट बना। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते तो यहाँ पोटेशियम बेंजोएट बनता है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको बता दें कि जो आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बाकी जो एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड ही या एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन अगर हैं तो वो आपके मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं आपके वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने मेंशन किया, देखिए बेंजल्डिहाइड जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कंसनट्रेट HNO3 H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाता है। नाइट्रेशन आपका मेटा पोजीशन पर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका CHO जो ग्रुप है ये आपका मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। नेक्स्ट आपका है बेंजल एसीटोन, ठीक है, एक एसीटोन है जो कि एरोमेटिक है, इसको भी नाइट्रेटिंग रिजेंट के साथ में ट्रीट करते हैं तो यहाँ मेटा नाइट्रो बेंजल एसीटोन बनता है। देखिए यहाँ पर नाइट्रेटिंग रिजेंट जो आपका है वो कंसनट्रेट HNO3 एंड H2SO4 होता है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइसेस में पूछा भी जा सकता है या कहीं से भी कंप्लीट द रिएक्शन या इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है, देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अभी तक जो भी आपने स्टडी किया है उसमें केवल आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ा है, अब आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपका जो C≡OH, यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप से भी अटैच होता है, यानी ये कह सकते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। अब बात आती है जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है कार्बोनिल कार्बन से, तो इसका जो रीज़न है वो रेजोनेंस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेजोनेंस की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक
नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी इसके बनाए हैं। अब बात आती है इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे, जो प्रिपरेशन मेथड हैं। और एक्चुअली आपको और बता दें कि जो प्रिपरेशन मेथड हम स्टडी करते हैं वो या तो आपके कन्वर्जेंस में आते हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस, कंपाउंड के इंटर कन्वर्जेंस में, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द रिएक्शंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाते हैं, उनके लिए हम पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं इसमें पहला मेथड आपका एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 या बायर एजेंट्स की प्रेजेंस में इसको हम करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो आपका एल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है एल्डिहाइड, इसी में हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। एल्डिहाइड से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें लेना जरूरी है, ठीक है। ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है मेथाइल बेंजीन। मेथाइल बेंजीन को पोटेशियम परमैंगनेट KOH के मिक्सचर के साथ मेट करते हैं तो पहले आपका एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। यहाँ पे बेंजीन था तो यहाँ पर आपका बेंजोइक साल्ट बना है, ठीक है। अब इस पर वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक मेंबर है या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर हमने दो एग्जांपल मेंशन किए हैं, ये भी आपकी मेथाइल एल्काइल बेंजीन है, ये भी एल्काइल बेंजीन है। यहाँ पर मेथाइल ग्रुप है, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है, बट दोनों का जो रिएक्शन पैटर्न है वो सेम है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि जो आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिक चेन है, जो एलिफेटिक चेन है, वो मैटर नहीं करता है इसमें कितना भी लेंदी हो, ठीक है। आपका जो ऑक्सीडेशन है वो इसी कार्बन पर होगा, इस पर नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका बनेगा, उसके बाद में फिर ये बन जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक चेन चाहे जैसे ही हो, ठीक है। इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो इसमें आपका ये जो कार्बन है, अल्फा कार्बन जो है, उसी पर आपका ऑक्सीडेशन होगा और उसी पर आपका साल्ट बनेगा पहले, फिर उसका वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका उसी के करस्पॉन्डिंग एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है नाइट्राइल से। नाइट्राइल की जो साइनाइड्स होते हैं उन पर पहले वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमाइड बनता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन है, इसको लर्न रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका एमाइड बनेगा, फिर एमाइड का वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड NH3 आपका बाहर जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम डायरेक्ट एमाइड से बनाना चाहें तो डायरेक्ट एमाइड से ही बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका देखिए नाइट्राइल से सीधे आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते, पहले आपको एमाइड बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद में ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर जो बेंजेमाइड है ये भी आपका एक एमाइड ही है, या एलिफेटिक एमाइड है, यहाँ पर आपका एरोमेटिक एमाइड है। तो इससे भी आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। यहाँ पर वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है बिल्कुल ये आपका सिमिलर है। तो यहाँ भी आपने एल्कोहल से एल्काइल बेंजीन, नाइट्राइल एंड एमाइड से आपने देखा कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जाते हैं। इनकी जो रीजेंट्स हैं, रिएक्टिव रीजेंट्स जो हैं, उनको आप लर्न रखिए और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये करना। तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन आए आपसे छूटने न पाए, इसलिए इनको बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा। जैसे आपका ये नाइट्राइल था, एमाइड में कन्वर्ट हुआ, एमाइड फिर वाटर हाइड्रोलिसिस के थ्रू उसमें कन्वर्ट हुआ। ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न रखिए। उसमें खासतौर से ये जो आपके रीजेंट्स हैं इनको जरूर याद रखिए, और किसके साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं। आपका एडक्ट बनता है, एडक्ट्स का हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो एक कार्बन ज़्यादा वाला बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं तब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन का मिलता है। नेक्स्ट आपका है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड्स का भी वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जो आपका एनहाइड्राइड देखिए अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर होता है ग्रुप CH3CO, ठीक है, एसिल ग्रुप, ठीक है। ये आपका जो ग्रुप है अगर ये सेम है, CH3CO यहाँ पे ट्वाइस लिखा है, यहाँ पे CH3CO CH3CO इस तरह से है, तो जब ये ऑक्सीजन से अटैच होता है तो वहाँ पर वो सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है। अब इसको अगर वाटर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये आपका उसी के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर देखिए CH3 था तो यहाँ पर CH3COH, यानी कि उसी के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है।
दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल हो, तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकली दो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। एक आपका C6H5 जैसे यहाँ पर था, उसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बना, उसके बाद में CH3 जो है इसके साथ में भी इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। देखिए मिलते हैं आपको यहाँ भी दो हैं, बट वो दोनों सिमिलर होने की वजह से उनको हम 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ईस्टर। ईस्टर का वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें अल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और एक अल्टरनेटिव मेथड ऐसा भी है, इसमें ईस्टर को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो पहले आपका सोडियम साल्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका उसी के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये आपका प्रिपरेशन था, इसको आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं, और आई थिंक वो जो क्वेश्चन है आपके वीडियो बेस्ड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिएगा, स्किप करके मत वॉच करिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपको छूट जाएंगी, आपको नहीं पता चलेंगी। तो प्लीज़ वॉच करिए अच्छे से। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सामने का जो बेल आइकन है उससे भी हिट करिए ताकि हमारा जो नया अपडेटेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।